आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी यात्रा पे निकलने वाले हैं जो सिर्फ शब्दों या व्याकरण के बारे में नहीं है। बिल्कुल, ये इंसानों के सफर की कहानी है। हाँ, उनके प्रवास की, और कैसे जब अलग-अलग संस्कृतियां टकराती है ना, तो कुछ बिल्कुल नया जन्म लेता है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बहुत ही मशहूर किताब हिंदी भाषा का इतिहास। जी, भाषा विज्ञान पर ये एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। मतलब अक्सर जब हम भाषा के इतिहास की बात करते हैं तो लगता है कि कुछ नीरस सी तारीखें होंगी या व्याकरण के कड़े नियम होंगे, लेकिन डॉक्टर तिवारी की इस किताब में जो कहानी निकल कर आती है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सही कहा आपने। हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि हिंदी कब बनी, बल्कि हम ये समझेंगे कि आज दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक हिंदी की जड़ें असल में विश्व के भाषा परिवारों में कहाँ जाकर मिलती हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा तो खुद हिंदी शब्द की उत्पत्ति है। ओ बिल्कुल, वो कहानी तो मतलब वो नाम सिंधु नदी के किनारों से शुरू होकर फारस के रेगिस्तानों तक का सफर तय करता है और फिर वापस लौटकर हमारी पहचान बन जाता है। तो चलिए इस भाषाई भूल भुलैया के पन्ने पलटते हैं। देखिए, इस विषय की सबसे खूबसूरत बात यही है कि भाषाएं कभी भी किसी बंद कमरे में या किसी एक इंसान के तय करने से नहीं बनती। अगर हम आज दुनिया की भाषाओं का एक बड़ा नक्शा बिछाकर देखें ना, तो पूरी दुनिया में करीब 3000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 3000? हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, अब इन 3000 भाषाओं को एक एक करके समझना तो आसान नहीं था। इसलिए भाषा विज्ञानियों ने इनके व्याकरण, इनकी ध्वनियों और शब्दों की बनावट में समानताएं खोजी और फिर इन्हें मुख्य रूप से 12 या 13 अलग-अलग भाषा परिवारों में बांट दिया। जैसे जैसे हमारा अपना एक परिवार होता है ना, हाँ, जहाँ शक्लें और आदतें मिलती जुलती हैं। बिल्कुल वही बात है। इनमें द्रविड़, चीनी एकाक्षरी और सेमिटिक हेमेटिक जैसे कई बड़े परिवार शामिल हैं। लेकिन जिस परिवार से आज की हमारी कहानी जुड़ी है, वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसे हम भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। हाँ, भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन। ये नाम मैंने कई बार सुना है और डॉक्टर तिवारी की किताब पढ़ते हुए मुझे एक बात ने बड़ा हैरान किया। मतलब कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनका नाता हजारों साल पहले यूरोप और एशिया के बीच रहने वाले किसी कबीले से है। सही कहा। जैसे अगर एक आम हिंदी बोलने वाला इंसान माता कहता है और एक अंग्रेजी बोलने वाला मदर कहता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। माता और मदर या फिर भ्राता और ब्रदर, ये सब इस बात का पक्का सबूत है कि ये भाषाएं एक ही जड़ से निकली हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जड़ असल में थी कहाँ? इस पर विद्वानों के बीच बहुत लंबी बहस चली है, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने श्रादेर नाम के भाषा विज्ञानी के मत को काफी हद तक तार्किक माना है। शादेर के अनुसार उनके मुताबिक इस विशाल भारोपीय परिवार का जो मूल स्थान था, वो यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में मौजूद करगीज का मैदानी इलाका था। अच्छा। वहां से जैसे जैसे आबादी बड़ी होगी या संसाधनों की कमी हुई होगी, तो लोग अलग अलग टोलियों में बंटकर यूरोप और एशिया की अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, और जाहिर है उनके साथ उनकी भाषा भी सफर पर निकल गई। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक बहुत बड़ा परिवार अपने पुश्तैनी घर से निकलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में बस गया हो। किताब में इस परिवार के बंटने का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा दिया गया है। आप केंतुम और सतम शाखाओं की बात कर रही हैं? हाँ, ये वाकई हैरानी की बात है कि सिर्फ गिनती के एक शब्द, मतलब संख्या 100 के उच्चारण ने इतने बड़े भाषा परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। भाषा का विकास कैसे होता है, ये समझने के लिए वो बंटवारा सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। हुआ ये कि उस मूल भारोपीय भाषा में 100 यानी 100 के लिए जो भी मूल शब्द रहा होगा, जब लोग अलग अलग दिशाओं में गए तो उसका उच्चारण बदलने लगा। जो शाखा यूरोप की तरफ गई, उन्होंने गले से निकलने वाली कंठ्य ध्वनियों को पकड़ कर रखा। कंठ्य ध्वनियां मतलब जो क वर्ग वाली होती है। हाँ, इसलिए लैटिन जैसी भाषा में यह शब्द बना कैंतुम या सेंटम। वहीं जो लोग ईरान और भारत की तरफ आए, उनकी जीभ और उच्चारण के तरीके में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने उस ध्वनि को बदल दिया। बिल्कुल, उन्होंने इस कंठ्य ध्वनि को ऊष्म ध्वनि यानी स या श जैसी आवाज में बदल दिया। प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता में जाकर यह शब्द सतम हो गया। ओहो। और हमारी संस्कृत का शतम और आज की हिंदी का 100 शब्द उसी सतम शाखा का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ एक शब्द के बोलने के तरीके से आधी दुनिया की भाषाओं का बंटवारा हो गया। अच्छा, इस किताब में एक और बात है जो उस पुरानी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ती है, जिसमें कहा जाता था
कि भारतीय भाषाओं का पूरा ढांचा सिर्फ आर्यों ने खड़ा किया था। ये इतिहास का एक बहुत ही अहम पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। किताब बताती है कि जब आर्य भारत आए तो यहाँ पहले से रहने वाले लोगों जैसे ऑस्ट्रिक और द्रविड़ जातियों ने उनकी भाषा में इतनी मिलावट की कि आज हम उसके बिना हिंदी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आए तो ऐसा नहीं था कि वे किसी खाली जमीन पर आ रहे थे। यहाँ पहले से ही एक बहुत समृद्ध समाज रहता था। बिल्कुल, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक जातियां यहाँ मौजूद थीं। और जब भी दो अलग अलग संस्कृतियां साथ रहती हैं तो सबसे पहले शब्दों का ही लेन देन होता है। द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने संस्कृत की पूरी ध्वनि प्रणाली में एक नया वर्ग ही जोड़ दिया, वो जिसे मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं, ट ठ ड ढ वाला वर्ग। एकदम सही। अगर कोई ट बोलकर देखे तो पता चलेगा कि जीभ पीछे पालू की तरफ मुड़कर झटके से नीचे आती है। मूल भारोपीय भाषा में या बाहर से आई आर्यों की भाषा में इस तरह से जीभ मोड़कर बोलने का चलन था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जी, ये पूरी तरह से द्रविड़ भाषाओं के संपर्क का नतीजा था। और सिर्फ ध्वनियां ही नहीं, ठेठ शब्द भी संस्कृत ने अपना लिए। जैसे नीर का मतलब पानी होता है या मीन का मतलब मछली। और मैंने देखा कि ऑस्ट्रिक जातियों से तो हमने वो शब्द लिए हैं जो आज हर भारतीय रसोई का हिस्सा है। नींबू, हल्दी, केला, कपास, ये सारे शब्द ऑस्ट्रिक भाषाओं से आए हैं। हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं ये शब्द। यहाँ तक कि वो जो 20 के गुच्छे में गिनने का तरीका होता है ना, जिसे हम कोड़ी कहते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। ये देखकर लगता है कि हमारी भाषा कोई एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कपड़ा है जिसमें हजारों अलग अलग धागे बुने हुए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर उपमा है और इसी बुने हुए कपड़े को हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। तो अगर हम इसके सफर को देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसका सबसे पहला और प्राचीन रूप हमें वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है। इसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, जिसमें हमारे वेद और पुराने ग्रंथ रचे गए। वैदिक संस्कृत का जिक्र आते ही मुझे किताब का वो हिस्सा याद आ रहा है जिसने मेरे दिमाग को चकरा कर रख दिया था। स्वराघात वाला हिस्सा। हाँ, संगीतात्मक स्वराघात या म्यूजिकल पिच। आज हम जब बात करते हैं तो आवाज को ऊंचा या नीचा करने से सिर्फ हमारा मूड पता चलता है। अगर मैं जोर से बोलूं तो लगेगा मैं गुस्से में हूं। सही बात है। लेकिन डॉक्टर तिवारी की किताब बताती है कि वैदिक भाषा में अगर आपने पिच बदल दी तो पूरे के पूरे शब्द का मतलब ही उलट जाता था। उस समय की भाषा की ये एक बड़ी ही अनोखी और जटिल विशेषता थी। डॉक्टर तिवारी ने इसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया है इंद्र शत्रु शब्द से। हाँ, वो उदाहरण बहुत मजेदार था। इसे समझने के लिए हमें भारी भरकम व्याकरण में जाने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति इंद्र शत्रु बोलते समय अपनी आवाज का जोर या पिच इंद्र वाले हिस्से पर रखता है तो इसका मतलब होता था वो इंसान जिसका दुश्मन इंद्र है। यानी यहाँ इंद्र को दुश्मन बताया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर वही इंसान गलती से आवाज का जोर शत्रु वाले हिस्से पर दे दे तो अर्थ पूरी तरह से पलट जाएगा। हाँ, तब उसका मतलब हो जाएगा इंद्र का दुश्मन। सोचिए, एक यज्ञ चल रहा है और कोई देवता से वरदान मांग रहा है कि उसे ऐसा बेटा मिले जिसके लिए इंद्र भी दुश्मन के समान कमजोर हो। बाप रे। लेकिन जरा सी पिच बदलने से वो ऐसा बेटा मांग बैठता है जो खुद इंद्र का ही दुश्मन बन जाए। सिर्फ आवाज के उतार चढ़ाव से एक वरदान श्राप में बदल सकता था। ये तो बहुत ही खतरनाक बात थी। इतनी मुश्किल और नियम कायदों वाली भाषा में एक आम इंसान कैसे बात करता होगा? अगर किसी को बाजार से सब्जी खरीदनी हो तो वो इस बात का ध्यान कैसे रखेगा कि उसकी पिच सही है या नहीं? यही तो बात है। आम आदमी इतना तनाव लेकर बात नहीं कर सकता। और जब भाषा बहुत जटिल हो जाती है तो उसमें दो चीजें होती हैं। क्या? पहला तो ये कि विद्वान लोग उस भाषा को बिगड़ने से बचाने के लिए उस पर व्याकरण के बहुत कड़े नियम थोप देते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के साथ यही किया। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। जी, अष्टाध्यायी लिखकर उन्होंने भाषा को मानकीकृत कर दिया। उसे एकदम शुद्ध कर दिया गया और इसीलिए उसका नाम संस्कृत पड़ा। यानी जो संस्कार की हुई हो, परिष्कृत हो। पाणिनि ने भाषा को एक तरह से सुरक्षित कर दिया, जैसे किसी खूबसूरत चीज को शीशे के बक्से में बंद कर दिया हो। लेकिन शीशे के बक्से में बंद भाषा से आम लोग तो बात नहीं कर सकते ना। एकदम सही। और इसीलिए भाषा का एक दूसरा रूप आम जनता के बीच बहने लगा। जब विद्वान लोग संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे थे तब गांव कस्बों की सड़कों पर लोग एक आसान और सरल भाषा में गपशप कर रहे थे, जो कि जन सामान्य की भाषा थी। हाँ, 500 ईसा पूर्व के आसपास यही भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में उभर कर आई। भगवान बुद्ध ने जब अपने उपदेश देने शुरू किए तो उन्होंने उस कड़े नियमों वाली संस्कृत को नहीं चुना। उन्होंने उस भाषा को चुना जो भीड़ में खड़ा हर आम इंसान समझ सके, और वो भाषा थी
पाली। बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी ने इस पाली शब्द के जन्म को लेकर भी एक बहुत ही रोचक बात बताई है। मैंने पढ़ा कि पाली किसी जगह या किसी जाति का नाम नहीं था। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। भिक्षु जगदीश कश्यप के हवाले से किताब में बताया गया है कि बुद्ध के जो उपदेश होते थे उन्हें पर्याय कहा जाता था। अब आम आदमी पर्याय जैसा भारी शब्द बोलने में आलस करेगा। इंसान की फितरत है आसान रास्ता खोजना। तो वो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलने लगा। पर्याय घिसकर पल्याय बना, फिर पाल्याय हुआ और अंत में लोगों ने उसे इतना छोटा कर दिया कि वो सिर्फ पाली रह गया। भाषा में कम से कम मेहनत में अपनी बात कह देने की ये फितरत हमेशा दिखती है, और इसी फितरत ने पाली के बाद प्राकृत को जन्म दिया। तो प्राकृत क्या है? अगर हम प्राकृत शब्द को ही तोड़कर देखें तो इसका मतलब होता है प्राक यानी पहले और कृत यानी बनी हुई, या फिर इसे प्रकृति से जुड़ा हुआ मान लें जो एकदम स्वाभाविक हो, बिना किसी बनावट के। हाँ, बिना किसी व्याकरण की बनावट के जो भाषा लोगों के मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल रही थी वो प्राकृत थी। ये वो कच्ची मिट्टी थी जिस पर कोई पॉलिश नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये प्राकृत भी बदलने लगी और फिर एक नया दौर आया जिसे विद्वानों ने अपभ्रंश का नाम दिया। अब अपभ्रंश शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो या गिर गया हो। इसका तो शाब्दिक अर्थ ही बिगड़ा हुआ होता है ना। हाँ, देखिए, जो लोग व्याकरण को सख्ती से मानते थे उनके लिए ये प्राकृत का एक बिगड़ावा और भ्रष्ट रूप था। अच्छा। जब आम लोगों ने प्राकृत के शब्दों को और ज्यादा छोटा कर दिया, उच्चारण और भी आसान कर लिए, तो तत्कालीन विद्वानों ने नाक भौं सिकोड़ते हुए इसे अपभ्रंश कह दिया कि ये तो भाषा को बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक भाषा विज्ञानी की नजर से देखा जाए तो ये कोई गिरावट नहीं थी, ये एक प्राकृतिक विकास था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो अपभ्रंश दरअसल पुरानी प्राकृत और आज की हमारी आधुनिक भाषाओं के बीच का सबसे अहम पुल है। तो क्या इसी पुल से गुजरकर आज की हमारी भाषाएं बाहर आईं? क्योंकि किताब में बताया गया है कि कैसे इस अपभ्रंश की भी कई अलग अलग शाखाएं बन गईं और पूरे भारत में फैल गईं। बिल्कुल। अपभ्रंश एक बहुत बड़े पेड़ के तने की तरह था जिसकी कई डालियां फूट पड़ी। जैसे एक शाखा थी शौरसैनी अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जैसी भाषाएं निकली। दूसरी तरफ थी मागधी अपभ्रंश, जिसने पूरब की तरफ जाकर बंगाली, बिहारी और उड़िया जैसी मीठी भाषाओं को जन्म दिया। और इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच के इलाके में पनपी अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, जिसमें बाद में अवधी और बघेली जैसी बोलियां विकसित हुईं। ये सुनना कितना अद्भुत लगता है कि बंगाली, गुजराती, राजस्थानी और हिंदी ये सब दूर की चचेरी बहनों की तरह हैं, जो एक ही अपभ्रंश वाले परिवार से निकली हैं। हाँ, एक ही जड़ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर तिवारी की किताब का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा और जिस पर विश्वास करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, वो ये है कि जिस हिंदी भाषा को हम पूरी तरह से अपना मानते हैं, जी, अपनी जड़ों से जुड़ा मानते हैं, असल में वो हिंदी शब्द संस्कृत या किसी भी भारतीय भाषा का है ही नहीं। ये इतिहास की उन सच्चाइयों में से है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। ये शब्द तो फारसी भाषा की देन है। बिल्कुल। इस शब्द की पूरी यात्रा हमारे उत्तर पश्चिम में बहने वाली महान नदी सिंधु से शुरू होती है। जब प्राचीन ईरान या फारस के लोग पहली बार भारत के संपर्क में आए तो उनके लिए इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी पहचान ये सिंधु नदी ही थी। लेकिन उनके उच्चारण का तरीका थोड़ा अलग था। पुरानी ईरानी भाषा अवेस्ता में एक प्रवृत्ति थी कि वो संस्कृत के स का उच्चारण ह की तरह करते थे। अच्छा, जैसे वो लोग असुर को अहुर बोलते थे? एकदम सही। जैसे सप्त उनके लिए हप्त हो गया, उसी तरह जब उन्होंने सिंधु बोलने की कोशिश की तो उनकी जबान से हिंदू निकला। मतलब ये शब्द किसी धर्म या भाषा के लिए नहीं बना था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक नदी का नाम था जो फारसियों के उच्चारण की वजह से सिंधु से हिंदू बन गया। यानी सिर्फ एक उच्चारण की आदत ने एक पूरी सभ्यता का नाम तय कर दिया। लेकिन फिर ये हिंदू शब्द हिंदी कैसे बन गया? ये भी फारसी व्याकरण का ही कमाल है। फारसी में किसी चीज का संबंध बताने के लिए एक प्रत्यय या सफिक्स लगाया जाता है, एक। हाँ, तो सिंधु नदी के आसपास के इलाके और वहां के लोगों को दर्शाने के लिए उन्होंने हिंदू में ईक जोड़ दिया। ये बन गया हिंदिक, जिसका मतलब था हिंद का या हिंद से जुड़ा हुआ। और फिर वो क कहाँ गया? समय के साथ बोलते बोलते इसके अंत का क गायब हो गया और जो शब्द बच गया
वो था हिंदी। और ये देखना बहुत मजेदार है कि अरब और फारस के लोगों ने इस हिंदी शब्द का इस्तेमाल शुरुआती भाषा के लिए नहीं बल्कि भारत की चीजों के लिए किया। किताब में इमली वाला किस्सा तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। हाँ, वो वाकया काफी रोचक है। अरबी भाषा में सूखी खजूर को तमर कहते हैं। जब वो लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ इमली देखी जो थोड़ी थोड़ी उनके खजूर जैसी दिखती थी, तो उन्होंने उसे नाम दे दिया तमर ए हिंद, यानी हिंद की खजूर। और यही नाम बाद में जब यूरोप पहुंचा तो अंग्रेजी का टैमरिंड बन गया। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ इमली ही नहीं, प्राचीन काल में भारत का इस्पात और यहाँ की बनी तलवारें पूरी दुनिया में मशहूर थीं। फारसी साहित्य में भारतीय तलवारों को हिंदी कहा जाता था। तलवारों को हिंदी कहते थे? जी। यहाँ से जो बेहतरीन मलमल का कपड़ा जाता था उसे भी हिंदी कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि हिंदी शब्द शुरू में भारत से जुड़ी किसी भी बेहतरीन चीज की पहचान था, न कि किसी एक भाषा का नाम। तो फिर ये शब्द भाषा के लिए इस्तेमाल होना कब शुरू हुआ? क्योंकि मैंने तो हमेशा यही सुना था कि अमीर खुसरो वो पहले विद्वान थे जिन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग हमारी भाषा के लिए किया था, अपनी किताब खालिक बारी में। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भ्रम है जिसे डॉक्टर तिवारी की ये किताब बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ती है। पहली बात तो ये है कि खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना मानना ही तथ्यात्मक रूप से गलत है। अच्छा। हाँ, भाषा विज्ञानियों का मानना है कि यह किसी बहुत बाद के खुसरो शाह नाम के व्यक्ति की किताब हो सकती है। अगर कोई खालिक बारी को ध्यान से पढ़े तो उसमें इतनी भारी गलतियां हैं जो अमीर खुसरो जैसा प्रकांड विद्वान कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि उस किताब में हिंदी के शब्द काना, यानी जिसकी एक आंख न हो, उसके लिए फारसी का शब्द कोर लिखा है। बिल्कुल। जबकि फारसी में कोर का मतलब पूरी तरह से अंधा होना होता है। हाँ। खुसरो जो दोनों भाषाओं के उस्ताद थे, वो ऐसी बच्चों वाली गलती कैसे कर सकते थे? कर ही नहीं सकते थे। और अमीर खुसरो ने अपनी प्रामाणिक रचनाओं में जहां भी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है, वो भाषा के लिए नहीं बल्कि भारतीय मुसलमानों या भारतीय लोगों के लिए किया है। तो वो यहाँ की भाषा को क्या कहते थे? उस समय यहाँ के आम लोग जो भाषा बोलते थे, जो मध्य देश की भाषा थी, खुसरो उसे हिंदवी कहते थे। हिंदवी यानी शुरुआत में हिंदवी आम जनमानस की भाषा थी और हिंदी उस भाषा को कहा जाने लगा जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की मिलावट ज्यादा थी। ये तो बहुत बाद में जाकर हुआ कि ये शब्द हमारी आज की उस विशाल और व्यापक हिंदी भाषा के लिए स्थायी रूप से इस्तेमाल होने लगा, जिसे हम सब जानते हैं। इस पूरी यात्रा को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि भाषाएं सच में किसी एक धर्म, किसी एक क्षेत्र या किसी एक इंसान की जागीर नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी बहती हुई नदी है जो करगीज के मैदानों से शुरू होती है, जहां हमारे पूर्वज 100 को शतम और केंतुम में बांटते हैं। फिर ये नदी भारत आती है, यहाँ के पुराने लोगों से ट और ठ जैसी ध्वनियां सीखती है, ऑस्ट्रिक लोगों से नींबू और केले मांगती है। हाँ, और अपनी धारा को समृद्ध करती है। फिर वैदिक काल के उस मुश्किल स्वराघात से गुजरकर जहां एक स्वर बदलने से अर्थ बदल जाता था, ये बुद्ध की पाली और आम लोगों की प्राकृत में ढलती है और अंत में अपभ्रंश के रूप में बिखरकर आज की नई भाषाओं का रूप लेती है। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि ये नदी जहां से भी गुजरी, उसने वहां की मिट्टी का रंग अपने अंदर घोल लिया। जिस भाषा पर हम इतना गर्व करते हैं, उसका नाम भी विदेशियों की उच्चारण की आदतों का एक तोहफा है। सच में ये दिखाता है कि इंसान चाहे जमीन पर कितनी भी लकीरें खींच लें, संस्कृतियां और भाषाएं हमेशा उन लकीरों को पार करके आपस में मिल ही जाती हैं। ये एक ऐसा विचार है जो भाषा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सोचने वाली बात है कि जब एक पुरानी नदी का नाम विदेशियों के उच्चारण की वजह से बदलकर एक पूरी सभ्यता की पहचान बन सकता है, और फिर वही नाम दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक का नाम बन सकता है, तो इससे भविष्य को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। वो क्या? आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर या रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो आधी अधूरी भाषा बोलते हैं, जो नए नए स्लैंग्स रोज घड़े जा रहे हैं, जिन्हें आज के विद्वान शायद बिगड़ी हुई भाषा कहेंगे। बिल्कुल, जैसे प्राकृत को अपभ्रंश कहा गया था। हाँ, तो क्या पता है 1000 साल बाद आज का कोई आम सा लगने वाला बिगड़ा हुआ शब्द किसी नई और महान भाषा का व्याकरण बन जाए। क्या आज की कोई इंटरनेट बोली भविष्य की किसी महान सभ्यता की पहचान बन सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ख्याल बहुत दिलचस्प है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नई गहराई के साथ स्रोत सामग्री के पन्ने पलटेंगे।